नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या भले ही 5 क्यों ना हो, लेकिन जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र होता है तो छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो जाती है। मौजूदा समय उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी भी तरह से अधिसूचना जारी तो नहीं की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासत में हलचल बेहद ही तेज हो चुकी है। हलचल तेज इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख के इस बात का जिक्र किया है, या यूं कहा जाए कि ये मांग की है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को उपराष्ट्रपति के लिए महत्व दिया जाना चाहिए। कुछ नामों का जिक्र उन्होंने पत्र में और कुछ नामों का जिक्र उन्होंने बयान पे किया है। उनके इस पत्र के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक तूफान सी मच गई है कि आखिरकार कांग्रेस के अध्यक्ष को बीजेपी की चिंता इतनी और अचानक क्यों होने लगी है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद इस वक्त खाली है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की सियासत से एक चौंकाने वाली पहल सामने आई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, जिसमें सिफारिश की गई है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ के किसी वरिष्ठ बीजेपी नेता के नाम पर विचार किया जाए। ये खत दिल्ली तब पहुंच रहा है जब पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। ऐसे में कई अलग अलग मायने भी इस लेटर के निकाले जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। दीपक बैज ने की मांग, छत्तीसगढ़ के किसी बीजेपी नेता को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। दीपक बैज बोले, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 10 में बीजेपी सांसद, फिर भी सिर्फ राज्य मंत्री मिले। बैज ने किया रमेश बैस, डॉक्टर रमन सिंह, ननकी राम कंवर, धर्मलाल कौशिक जैसे कई वरिष्ठ नेताओं का जिक्र। बीजेपी बोली, कांग्रेस पहले अपनी करनी देखे। राज्यसभा सांसद बनने का मौका था, तब तो बाहर के नेताओं को चुना। पीसीसी चीफ दीपक बैज के लेटर को इस आरोप के साथ भी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की अनदेखी कर रही है। लेकिन साल 2022 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीटों के लिए राजीव शुक्ला और रंजिता रंजन के नाम का ऐलान किया था। साथ ही केटीएस तुलसी से पहले प्रदेश के कोटे से राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे में बीजेपी ने दीपक बैज के लेटर सामने आने के बाद यही तंज कसा है कि जब कांग्रेस के पास मौका था तब तो उन्होंने बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेज दिया। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं, और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस को ऐसे विषय पे सुझाव देने की जरूरत नहीं है। उसको अपने करनी पे देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के जो हक था, अधिकार था, उसको उन लोग खत्म किए। राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से भेजना था, एक भी सांसद नहीं भेजे हैं। तो कांग्रेस को ऐसे विषय पे मैं तो कहता हूं कि बोलने का अधिकार भी नहीं है। हालांकि दिल्ली में बैठे बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की इस सिफारिश को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाइयों के बीच पीसीसी चीफ को बीजेपी नेताओं की इतनी चिंता आखिर क्यों हुई? कहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज की तरह ये कोई बड़ा संकेत तो नहीं? क्या ये इशारा तो नहीं कि कांग्रेस उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना नहीं चाहती? और क्या कांग्रेस सचमुच किसी बीजेपी नेता को समर्थन देने के मूड में है? इन तमाम सवालों के जवाब समय रहते मिल जाएं तो ही अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ में अचानक से
उपराष्ट्रपति पद के लिए राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़ी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। उचित जी आपका भी बहुत स्वागत है। उचित जी, बेहद सामान्य सी प्रक्रिया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेके, जो अधिसूचित है, गजट नोटिफिकेशन में है, सबको इस बात का इल्म है। दीपक बैज सांसद भी रह चुके हैं, दीपक बैज वरिष्ठ नेता भी हैं, पीसीसी के चीफ भी हैं। वो अगर इस तरह से पत्र प्रधानमंत्री को लिखते हैं तो इसके राजनीतिक मायने क्या? अब पत्र लिखने की वजह अगर आपको कुछ समझ आ रही हो तो जरा वो भी एक बार समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए डॉक्टर अवधेश, ये एक राजनीतिक शगुफा लगा मुझे, जो आज मैंने इसको पढ़ा और समझा, जो कोशिश की, इस प्रयास किए, तो ऐसा लगा कि एक पॉलिटिकल शगुफा देने की कोशिश की है कि राज्य में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है, कोई बड़ा नेता छत्तीसगढ़ से नहीं है, वो उन्होंने ऐसी मांग की। तो ऐसा लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शायद कुछ नहीं मांग कर पा रहे हो, तो शायद थोड़ी सी मदद बैज जी ने शायद की हो। लेकिन एक वो वरिष्ठ सांसद है, वो जानते हैं कि ये पार्टी का इंटरनल मामला है, और जिस तरीके से तमाम कोशिशें, हालांकि राजनीतिक आपदा इसे आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है, नो डाउट, वहीं पे ये कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि ऐसे बयान आना नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है खुद अपने कैंडिडेट वो खड़े कर रही है, उपराष्ट्रपति के लिए वो दावेदारी कर रही है। तो क्या वो दावेदारी जो कर रही है और ये जो लेटर दे रहे हैं, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज, क्या सामंजस्य आप केंद्र से नहीं है? क्या केंद्र में जो बैठे हैं एआईसीसी के जो बड़े बड़े जितने बड़े बैठे हैं, जो इनके शीर्ष नेतृत्व है, और बैस जी का जो लेटर है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी नजर आता है, और सगुफा मात्र है कि उन्होंने थोड़ी सी ये चीज छेड़ी है। मुझे नहीं लगता कि इसे बहुत सीरियसली कोई लेगा या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को तवज्जो देगी। ठीक, अजय जी जरा समझाइएगा कि उचित जी ने भी कहा कि थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, थोड़ी सी तालमेल की कमी हो सके, आप उसको स्वीकार न करें, लेकिन जो चुनावी चीज तय करेगी, जो चुनाव के जरिए तय होगा, पिछले चुनाव की तस्वीर आपको याद होगा, मार्गरेट अल्वा आपकी तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित थी, वो उन्होंने चुनाव लड़ा, लगभग मुझे जहां तक याद है 180-82 वोट भी उन्हें मिले थे। ऐसी स्थिति में इस पत्र के मायने क्या, जरा एक बार समझाइए। जी महत्वपूर्ण है कि इस मायने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो मुझे बता दीजिए कि भाजपा के किसी एक वरिष्ठ नेता में क्या नैतिक साहस है कि अपने किसी वरिष्ठ नेता का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करे। कम से कम दीपक बैज ने इतना नैतिक साहस दिखाया, विपक्ष के रहते हुए भी दलगत राजनीति से उठ के आज उन्होंने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया। उन्होंने बाकी तो और भी कहा, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने रमेश बैस की बात की, जो यहाँ 7 बार के सांसद रहे, झारखंड में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा जैसे 3 राज्यों में राज्यपाल जैसे संवैधानिक मुखिया पद की भूमिका निभाई। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये देश के, एक बात और मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, उचित शर्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव एक राजनीतिक संकट की तरह है। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण, जो आपके चैनल के दर्शक महत्व करें। 10 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, जहां माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं अगस्त 2027 तक, मतलब जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, उस समय तक इस पद की भूमिका निभाऊंगा। ये 10 जुलाई 2025 की घटना। ठीक 10 दिन के बाद 21 जुलाई को वही व्यक्ति आज वो कहता है कि मैं स्वास्थ्यगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, वो भी सत्र शुरू होने के बाद। मैं तो स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता से, ये सचमुच राजनीतिक आपदा और संकट की स्थिति है, इसके पीछे का कारण क्या है? ये देश के इतिहास में पहली बार, लेकिन अभी तक यह अंडरलाइन किया जा रहा है कि पहले भी 2 राष्ट्रपति जो है जी बीत गया। पत्र पे आइए ना, पत्र जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बात है कि अचानक जो व्यक्ति, जो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक मुखिया के पद पे बैठा है, किसके इशारे पर, किसके दबाव में अचानक इस्तीफा। देखिए, आप उपराष्ट्रपति को पद नहीं मानते, पूरी लड़ाई किस बात की है? पत्र पे आइए ना, पत्र पे बीजेपी जो पीसीसी चीफ के, तो नहीं बोलूंगा चैनल पे, मेरा एक निवेदन है, मैं स्वतंत्र हूं मेरी बात को। नहीं, आप अजय जी, अजय जी 1 मिनट, आप 200% स्वतंत्र है, विषय पे आइए ना। लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के दिन हम इस विषय पे डिबेट कर चुके हैं, आज डिबेट का टॉपिक है कि साहब पत्र, और आपको
पहले भी विषय बताया गया है कि साहब पत्र पे, आप पत्र पे आइए ना, अजय जी, मेरी उन्होंने बात पहले क्या ये कहा, पत्र क्या किसके बयान लिए- हुआ, मुझे बता दिया, अजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये पत्र किसके लिए लिखा गया? देखिए, कांग्रेस के अगर अध्यक्ष ने पत्र राष्ट्रपति लिखा, पद के पत्र लिखा गया है और उस पर चर्चा हो रही, तो क्या आप उसको विषय के विरुद्ध मानते हैं? मेरे बता देना अवधेश जी, आप बोल बोलिए आप, लेकिन आप मैं वही कह रहा हूं, पिन आइए ना थोड़ा सा। मैं टू दी पॉइंट आ रहा हूं। मैंने उस पर तो शुरुआत ही की कि भैया दलगत राजनीति तो उठ के हमारे माननीय अध्यक्ष दीपक बैस जी खुलेआम पत्र लिखने का नैतिकता दिखाते हैं। मैं बता दें उमेश जी, क्या किसी भाजपा के नेता में साहस है? उमेश क्या जी, मोदी और शाह की बताइए। हम लोग हमारे तो सरकार के खिलाफ खुल के बात करने का साहस है? उमेश जी बताइए, साहस कितना है आप लोगों में? दीपक बैस जी ने साहस दिखाया दूसरी पार्टी का चिंता करते हुए, आप अपनी साहस दिखाइए जरा, बताइए, जवाब दीजिए अजय जी की गंभीर बातों का। देखिए, मैं बहुत कम बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे समय में भी अजय जी को समय दे दें और मैं जो पिन पॉइंट सवाल कर रहा हूं उसका जवाब अजय जी दे दें। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप पत्राचार कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, खुद की पार्टी संभल नहीं रही है, खुद की पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति करने की स्थिति है कि नहीं है वो आपके पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप पत्राचार कर रहे हैं, क्या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने दीपक बैस को खुला समर्थन दे दिया है क्या कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नाम वो सुझाएंगे, उसके पक्ष में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मतदान करेगी क्या? इस बात का जवाब दीजिए कि क्या खड़गे जी से अनुमति लेकर के उन्होंने पत्राचार किया है या फिर माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से अनुमति लेकर के उन्होंने पत्राचार किया है? और यदि इस प्रकार का पत्राचार प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी ने किया है तो मेरा एक निवेदन है, एक आग्रह है कि एक और खुला पत्र लिख दें। दलगत राजनीति से ऊपर उठने का दावा कर रहे हैं ना, एक पत्र लिख दीजिए, खुला पत्र खड़गे जी के नाम, राहुल गांधी जी के नाम या गांधी परिवार के नाम, कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के फला फला व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन बस राष्ट्रीय क्यों नहीं बताइए? एक ही प्रश्न छोड़ अजय जी, अजय जी, ठीक है, अजय जी, अजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सीधे आपके पास, जी 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 जी, अजय जी मैं आ रहा हूँ, अजय जी ठीक है, अजय जी मैं आ रहा हूँ, आप पूरा टाइम लीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, एक बजे मैं उचित जी का रुख करता हूँ, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। उचित जी, इस पत्र का वैल्यू क्या है? देखिए, राजनीतिक वैल्यू जो है वो एक सगुफे से ज्यादा कुछ नहीं है। वो ना तो सुझाव हो सकता है, ना सलाह हो सकती है, ना ही अपनी पार्टी के लिए कोई मतलब उस जो एक कमेटी है उनके लिए वो चाहते हैं कि इस तरफ से ये एक उनके अपने मन की, मैं कहूँ कि केवल मन के एक पॉलिटिकल सगुफा से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है राजनीति में। आप देखिए, पत्र तो लिख लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहीं पे जो अगर कांग्रेस, अगर विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष अगर कोई कैंडिडेट देता है तो क्या पक्ष फिर ये किस तरफ वो दिखाएंगे बैस जी? इनके पत्र का फिर क्या होगा? क्या इस तरीके क्या इन्होंने एआईसीसी से अनुशंसा कराई थी, एआईसीसी ने इनको अधिकृत किया था कोई पत्र लिखे, तब क्या हल होगा? जब अपने कुछ दिन में आप देखेंगे, 1 या 2 दिन में कांग्रेस अपना या संपूर्ण विपक्ष अपना कैंडिडेट देख रही, तो इस तरीके का एक पॉलिटिकल एक सगुफा देके मतलब विमर्श पे आना चाह रहे थे कि यहाँ पे एक्चुअली सही मायने में भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने एक तरफ से सपोर्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ऐसा होता नहीं है, देखने को मिलता है कि किसी का नाम सजेस्ट करे या खुल के संवाद करे, ये भी होता नहीं है। ओपनली संवाद या डिस्कशन और विमर्श उनके होते नहीं कि किसको बना दिया जाए, कि जितने भी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता है किसी का नाम अगर वो डाल के यहाँ पे अनुशंसा करके भेजे या संपूर्ण लोग डिस्कशन करके भेज दे ऊपर, तो वो होता नहीं, वो चलन नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और लेकिन एक चीज जरूर है कि ये आज विमर्श हम इसलिए कर रहे हैं, दीपक बैस जी चाह रहे थे कि कांग्रेस के कोई हम एक इस विमर्श में बने रहे, राजनीति में बने रहे। और मैं संपूर्ण में देखूं तो अगर ये एक सटायर बोल ले या कटाक्ष बोल ले कि हमारी तरफ से आप कुछ तो दीजिए, उन्होंने 2 बार राज्य मंत्री दिए, हम देख चुके हैं, अभी तोफान साहू जी, इसके पहले रेणुका मैडम, उन्होंने दिए हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हालांकि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं है छत्तीसगढ़ को, ये बात भी सत्य है, वो मंत्री के रूप में कोई बड़ा नहीं मिला, ये बात भी सत्य है। इतनी बम्पर मात्रा में पूरे के पूरे सांसद भी उनको दिए हैं, हमेशा से 9 फिर मैक्सिमम 10 सीट उनको गई है, लेकिन जो हक है छत्तीसगढ़ का वो कभी मिल नहीं पाया। तो ये एक्चुअली दर्द उन्होंने एक राजनीतिक होने का, इसको थोड़ा सा पार्टी से इतर भी आप एक बार सोच के देखिएगा कि एक उनका दर्द था जो उन्होंने लिख के दिया है। ठीक है, अरे जी आप जवाब दीजिएगा उमेश जी के सवालों का, आप भी सवाल उठा लीजिएगा, लेकिन इस सवाल का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या इसे केवल एक संयोग, इत्तेफाक माना जाएगा कि जिस दिन दिल्ली में बैठ के आपके बड़े नेता राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता ओबीसी
नेताओं की बैठक लेते हैं, उसी दिन दीपक बैज पत्र लिख के बीजेपी के ओबीसी नेताओं को उपराष्ट्रपति बनाने का मांग करते हैं। केवल संयोग या क्या माना जाए? इसे सहयोगी कहना उचित होगा मेरे हिसाब से अवधेश जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि चर्चा में इस बात की कर रहे हैं। एक कुछ समय एक बात की मैं भी एक बात कहना चाह रहा हूं कि पहली बार 2014 में 10, फिर 9, इस बार 10। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुन के देश के उच्च सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में लगातार भेजने का रास्ता जो है उसको स्पष्ट किया। लेकिन हमने पहले भी देखा कि 5 साल की भूपेश सरकार में आज इनके लगातार सांसद में एक नैतिक साहस नहीं था कि लोकतंत्र के मंदिर में छत्तीसगढ़ की आम जनता जुड़े मुद्दे को उठाने की बात करें। दीपक बैज ने प्रतिनिधित्व की बात की है कि अगर इतनी जनता आपको चुन के वहां भेज रही है तो आप भी वो नैतिक साहस निभाइए, एक लोकतंत्र के मंदिर में अपने जनप्रतिनिधि होने की भूमिका ईमानदारी से निभाइए। और महत्वपूर्ण बात है कि जब धान खेड़ी केंद्रीय पुल चावल में अटकाने की बात आती है आप कोई कार्रवाई नहीं करते। बागदान सप्लाई और रासायनिक खाद की सप्लाई में लगातार डिस्टर्बेंस होता है, आप नैतिक साहस नहीं दिखाते। 54,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता के हक की कमाई का लगातार केंद्र की मोदी सरकार रोक के रखती है, आप कोई आवाज नहीं उठाते। रामायण सड़क के 10 साल से अधिक प्रभु श्याम की स्मृतियां सहेजने का प्रयास होता है, उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करते, आप कोई आवाज नहीं उठाते। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात होती है, छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करते, आप कोई बात नहीं उठाते। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको भूमिका दी गई है तो आप कांग्रेस छत्तीसगढ़ की आम जनता जुड़े मुद्दे को पूरी दमदारी से, मजबूती से उठाइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात और कहना चाह रहा हूं, ये लगातार बात कहते हैं कि हमारे लोगों को हमने नहीं भेजा। भैया आपके जार्ज कुरियन, आपके किरण चौधरी, आपके मनन मिश्रा, आपकी ममता मोहता, रणवीर सिंह बिट्टू, धैर्यशील पाटिल, विश्वरंजन दास, ये ऐसे लोग थे जो दूसरे राज्यों से आपने दूसरे राज्यसभा में चुन के भेजा, क्योंकि राज्यसभा देश का उच्च सदन है, ये देश के मुद्दे उठते हैं, ये विधानसभा का छोटा स्तर नहीं है जहां सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित हो। तो ये बहुत सोच समझ के जो निर्णय लिए जाते हैं और केंद्रीय आलाकमान क्या निर्णय लगा, ये दीपक बैज जी का एक राजनीतिक उससे उठ के आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व की बात है जो उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उमेश जी, अजय जी एक शब्द पे बहुत फोकस करेंगे साहब, नैतिकता। आप लोगों में नैतिक साहस नहीं है। दीपक बैज जी ने नैतिक साहस नहीं, नैतिकता का परिचय दिया है। आप इस बात पे जरा जवाब दे दीजिए कि क्यों ये नैतिक शब्द बीच में दीपक बार बैज बार जी और पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नैतिक साहस मैं अभी बताता हूं। रह गई बात मंत्री की, चाहे रेणुका सिंह का विषय हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी का विषय हो, चाहे विष्णुदेव साय जी का विषय हो, या फिर रमेश बैस जी 3-3 बार केंद्रीय मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते रहे, जुदेव जी का विषय हो, ऐसे एक लंबी फेरिस्त छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता केंद्रीय मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के लिए काम करते रहे हैं, एक लंबी लिस्ट है। आज नैतिक साहस और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो पत्र लिख रहे हैं वो उस समय कहां थे जब एक तरफ छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की केवल बात करने वाली कांग्रेस, केवल छत्तीसगढ़वाद, छत्तीसगढ़ के प्रगति की बात, केवल बात करने वाली कांग्रेस, जब 1 नहीं 2 नहीं 3, ये बात ठीक है अभी जो कह रहे थे कि अन्य राज्यों से भेजा जाता है, लेकिन उस वक्त ये दीपक बैज जी सहित तमाम कांग्रेस के नेता कहां थे? इनके हाथ उस वक्त क्यों ठिठक गए थे जब 10 जनपद से 1 नहीं 2 नहीं 3, चाहे राजीव शुक्ला जी की बात हो, रंजीता रंजन जी की बात हो या फिर केटीएस तुलसी जी की बात हो, लगातार 3 लोगों को छत्तीसगढ़ के लोगों को किनारे करके छत्तीसगढ़ से भेजने का काम किया। और रह गई बात सवाल उठाने की, इन 3 लोगों में से किस एक राज्यसभा सांसद ने छत्तीसगढ़ के मुद्दे को उठाया? अरे मुद्दा उठाना तो छोड़िए, एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आकर के, अभी तो अब विपक्ष में है कांग्रेस, उस वक्त की बात करें या जब ये सरकार में थे उस वक्त की बात करें, किस क्षेत्र में जाकर के जनता की सुध लेने की जहमत यहां पर इन्होंने उठाई है? क्या यह बात दीपक बैज जी और कांग्रेस को नजर नहीं आती? क्या इनको पत्राचार करके यह नहीं बोल सकते कि सदन के अंदर में भैया आपको यहां से भेजा गया है, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाइए? अरे ये क्या बोलेंगे जब छत्तीसगढ़ के अंदर में विधानसभा में जनता से जुड़े सवाल उठाने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी उस समय की बात कर लूं या फिर अजय चंद्राकर जी की बात कर लूं या फिर अन्य हमारे मंत्री की बात कर लूं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और कांग्रेस के लोग वहां पर भाग खड़े होते हैं। सदन से भाग करके अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी से बचने वाले आज नैतिक साहस की बात करते हैं, तब इनका जमीर कहां चला जाता है जब किसानों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है? नियम कंडिका का लाभ उठा करके निष्कासित होकर के बाहर निकल जाते हैं, एक दिन राजनीतिक नौटंकी करते हैं, एक आरोपी के यहां पर छापा पड़ता है, कार्रवाई होती है, उसमें राजनीतिक नौटंकी करते हैं, सदन से भागते हैं। अरे साहस होता तो ईडी से लेकर के तमाम जांच एजेंसियों के विषय में सदन में चर्चा करते। ये भगोड़े
नैतिक साहस की बात करेंगे। और यहाँ पर बात सुनिए, अरे सुन लीजिए जिस प्रकार की स्थिति अरे भाई, दीपक बैनर्जी की चुनाव पे भी कुछ अरे बोल दीजिए। दीपक बैनर्जी की जो स्थिति पूरी बैठ के भाषण नहीं बोल हमारा रहे हैं चैनल पे संगठन आप। अध्यक्ष वहां पर उनको पराजित करता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर में उनके विधायक उनके खिलाफ पत्र लिखते हैं। उनकी क्या स्थिति है कांग्रेस के अंदर में छत्तीसगढ़ में, वो किसी से छुपा नहीं है। 5-5 पत्र लिखे उन्होंने। उमेश जी, सवाल उठा रहे हैं। 10 पत्र, अजय जी 10 पत्र, सवाल बताइए। अजय जी 10 पत्र, ठीक है। शब्दों से भैया अपने सांसद को संभाल लीजिए। अरे भैया, जनता से अपने सांसद भगवान 10 पत्र लिखते हैं, जबरदस्ती विचारों को रिटायर कर देते हैं आप लोग। आप नैतिक साहस दिखा दे रहे हैं, सदन से उमेश भाग जी, रहे हैं। उमेश जी आ रहे हो, ठीक है। उमेश जी, ठीक है। पेट में मरोड़ उमेश जी मैं आ रहा हूं, उमेश जी, ये अजब नैतिक साहस है। उमेश जी आ रहा हूं। मैं जब एक बार उचित जी का रुख करता हूं, फिर अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। उचित जी, 2-3 शब्दों का इस्तेमाल आपने भी किया कि साहब ये राजनीतिक सिगुफा हो सकता है, सटायर हो सकता है, आलाकमान की अनुमति संभवतः ना हो ऐसे पत्र को लेके उन्होंने एक अपने मन की बात जैसे अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपनी तरफ से उन्होंने एक पत्र लिखा। लेकिन पत्र लिखने के समय पे मैं एक सवाल लेता हूं, आप जरा समझाने की कोशिश करिएगा। उस वक्त जब कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ रही हो, आर्थिक नाकेबंदी जैसे बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने सड़क पे किया, उस वक्त जब कांग्रेस के प्रभारी रायपुर आके जेल जाके चैतन्य बघेल से मिलने के लिए उनके कार्यक्रम उनका जारी हो जाता है, ऐसे वक्त में जब सरकार को घेरने की बारी हो, ऐसे वक्त में जब सरकार के ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा सरकार के खिलाफ गाना गाया जाता है, ऐसे वक्त में इस मुद्दे पे पत्र लिखना कितना जायज है छत्तीसगढ़ की सियासत पे? ये केवल कोइंसिडेंस कहेंगे डॉक्टर अवधेश, ऐसा नहीं कि इनके मन में ये था कि ऐसी चीजें, ये नैरेटिव नया सेट हो जाएगा और इसको मीडिया ज्यादा तवज्जो दे देगी, बावजूद इसके कि जो जेल में जाके बड़े नेता उनसे मिल रहे हैं, वो इनको आइडिया नहीं था कि इस पत्र को इतना माइलेज मिल जाएगा। हकीकत ये है कि जो और भी विषय थे, जो और जिन पे विमर्श हो, जैसे ओबीसी का बड़ा सम्मेलन हो, जेल में मिल रहे लोगों से, हालांकि जेल में मिलने नेता पहली बार नहीं गए थे, इसके पहले भी देवेंद्र यादव जब जेल में थे तब भी उनसे मुलाकात करने गए थे। अभी तो लखमा जी भी पूर्व मंत्री भी जेल में है। तो ये एक केंद्र का थोड़ा फोकस तो है, नो डाउट कि वो ईडी की, जितनी ईडी की एक कार्यशैली जो है उस पर एक लंबी चर्चा और बहस हो सकती है, लेकिन आपका कहना है कि तमाम विषय थे, लेकिन यही मुद्दा, ये मीडिया का जो माइलेज, उनको भी आइडिया नहीं था कि इतना मिल जाएगा और बाकी विषय गौण हो जाएंगे। ये भी बहस जी को आइडिया नहीं था कि इस पे विमर्श ज्यादा होगा और जो मूल मुद्दे हैं जिन पे बहस होनी चाहिए थी या जिन पे आज हम चर्चा के लिए बैठ सकते थे कि ओबीसी के मुद्दे की भी, ओबीसी पे चर्चा हो चुकी है, हाँ, 3:30 बजे हो चुकी है, ओबीसी पे विस्तार से चर्चा हो चुकी है। ओके तो ये चीजें जो उनके विषय थे, तमाम चीजें जो हो संवाद में आनी चाहिए थी, शायद उतनी ना आ पाई हो। मीडिया का माइलेज इसको ज्यादा मिल गया है, लेकिन एक कोरी से कोरी मैं कहूं कि बहुत ज्यादा तवज्जो इसको मिला हुआ है जितना मिलना नहीं चाहिए था। एक उनकी मन की एक वो थी कि चलो बीजेपी के थोड़े से पॉलिटिकल सटायर करके थोड़े मजे ले लिया जाए। ठीक है अजय जी, आप लोग कहते हैं साहब की स्पेस नहीं मिलता है, उचित जी कह रहे हैं कि जिसे वेटेज नहीं मिलना चाहिए उस विषय पे भी मीडिया वेटेज दे रही है। अब तो खुश हो जाइए, अब क्यों आक्रोशित है आप? जवाब दीजिए जरा। अवधेश जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये नैतिक दायित्व है कि किसको महत्व दिया जाए, किसको न दिया जाए, इस पर ज्यादा कमेंट करना मैं उचित नहीं मानता। आपके चैनल पे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, बीएसटीवी के दर्शक बहुत समझदार है, उस पर मेरा उचित नहीं लगता मैं कुछ कमेंट करूं। लेकिन महत्व मुद्दे पे आ जाए। मैं आज मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भैया, जो उच्च सदन है चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, मैं पूछना चाहता हूं भैया, माननीय मोदी जी गुजरात छोड़ के वाराणसी से क्यों चुनाव लड़ते हैं? आपके केंद्रीय मंत्री जो जाके स्मृति ईरानी वहां अमेठी से जाके क्यों चुनाव लड़ती हैं? आपके मेरे 6 लोगों के साथ पूरी लिस्ट है 20 लोगों की, आप दूसरे राज्यों से राज्यसभा प्रतिनिधि भेजते हैं। इतना नैतिक आप में समझ होनी चाहिए कि देश से जुड़े मुद्दे को किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है। आज जो मतलब कानूनी मामलों के सबसे बड़े जानकार हैं केटीएस तुलसी, बहुत सोच समझ कर उनको जिम्मेदारी दी गई। चाहे राजीव शुक्ला हो, देखिए रणजीत रंजन ने बहुत सारे मामले संसद में उठाए, आपके बिजनौर अग्रवाल तो पता आपके बिजनौर वाली लिखते हैं। शांति देखिए, ये मेरा निवेदन है, आप क्या बुराई है? मैं 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ। राज्यपाल जैसे संवैधानिक मुखिया पद पर माननीय कानून और संविधान के सबसे बड़े रक्षक सुप्रीम कोर्ट लगातार बयान देते हैं कि राज्यपाल की कार्यवाही जो है उस पर प्रश्न चिन्ह कई बार लगा। आज छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, यहाँ संवैधानिक मुखिया जैसे व्यक्ति पद पे बैठा व्यक्ति भाजपा की पार्टी की कार्यालय की बैठक लेता है। विधानसभा जैसे अध्यक्ष संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति आज सचिवों को पत्र लिखना पड़ रहा है, तो
साथ का क्या बुरा हाल है ये छत्तीसगढ़ जनता बहुत अच्छे से महसूस कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं, गुटबाजी जनता कला की बात कर रहे हैं भैया, 2-2 मंत्री पद खाली हैं, 17 महीने हुए, कब भर्ती करेंगे भैया? आज शिक्षा मंत्री जैसे पद के खाली भुगतान का हटाना यहाँ की जनता भुगत रही है। आप निगम मंडल के अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हो रही है। आखिरी महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं, रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री जैसे दायित्व पद पे थी, आप उसको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उससे आप इस्तीफा देते हैं ना, आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, ठीक है उसको मंत्री बनाते हैं। अजय अजय ये भारतीय उमेश जी, जनता पार्टी का चरित्र उमेश जी है। केवल जब 10 तक सेकंड में जो जवाब व्यक्ति दीजिएगा। काम का है, ठीक है तब यूज करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है अजय जी मुझे समाप्त कर, उमेश जी केवल 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। देखिए, लगातार माननीय उपराष्ट्रपति के विषय में लगातार राजनीति प्रारंभ में भी इनका बयान आया, बयान में इनका वक्तव्य आया, लेकिन क्या माननीय दीपक बैज जी एक पत्र और लिखेंगे राहुल गांधी जी को? जब वो वीडियो बना रहे थे, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी जब उनका वीडियो बना रहे थे, ठीक है मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त करना है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन योग्य होगा, कौन चुना जाएगा, वक्त तय करेगा। लेकिन दीगर पार्टी के नेताओं की चिंता सताएगी या जताएगी, पत्र के माध्यम से उसे लिखा जाएगा, तो राजनीति में चर्चा जरूर होगी। बहरहाल दीपक बैज के इस पत्र का असर आगामी दिनों पे कितना होगा, ये वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।